तवील कानूनी जद्दोजहद के बाद अदलिया ने चंद दिन पहले उन्हें आज़ाद शहरी करार दिया। पुलिस और एजेंसियों ने जियो टीम को डॉक्टर खान के घर कैमरे ले जाने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें बनाई गईं। लंबे मुज़ाकरात और डॉक्टर खान के इसरार के बावजूद कैमरे अंदर लाने की इजाज़त न मिली, जिस पर डॉक्टर कदीर खान ने बतौर एहतजाज कोसार मार्केट जाने का फैसला किया। वहाँ भी पुलिस और एजेंसियों की रोकथाम जारी रही, लेकिन मीडिया के आने और डॉक्टर कदीर की जुर्रत से ये पाबंदी टूट गई। कुर्सी मेज पर गुफ्तगू की इजाज़त न मिली तो फुटपाथ पर ही इंटरव्यू शुरू कर लिया। बचपन भोपाल में गुजरा, भोपाल की कौन सी यादें अब भी जहन में ताज़ा हैं? भोपाल आज भी जन्नत है। भोपाल से खूबसूरत जगह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। भोपाल के लोगों से अच्छे लोग नहीं है कहीं। कितनी तालीम वहाँ से हासिल की? मैंने मैट्रिक पास किया था वहाँ। और बाकी तालीम कराची से हासिल की? कराची में बीएससी करके मैंने तीन साल मुलाजमत की। मैं इंस्पेक्टर था वेट्स एंड मेजर्स का। फिर मैंने देखा कि मवाक़ इतने अच्छे नहीं हैं। यानी आपका एक जोश होता है ना कि प्रोग्रेस के, तो फिर मैं बर्लिन चला गया। मैंने तालीम वगैरह सब खुद मेहनत करके की। मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था। मुझे कोई गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप वगैरह नहीं लिया, मैंने लिया था। गए तो वहाँ पढ़ने, लेकिन वहाँ जाकर दामे इश्क में गिरफ्तार होकर शादी भी कर ली। नहीं, वो क्या पसंद आया? देखिए, हमारे घर वालों ने कभी इस पर एतराज़ ही नहीं किया था, नहीं कहता कि तुम शादी मत करना। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। हम पुरानी बता के हैं भोपाल में, लेकिन हमारे यहाँ लड़कों को भी लड़कियों की इजाज़त है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। जब मैं वहाँ गया तो दो बातें थीं। या तो ये कि मैं मारा फिरता, जो आम रिवाज है यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं होता लड़कियों के साथ, कि मैं इन चक्करों में फिरता, मारा फिरता। या दूसरा तरीका ये था, जो एक दोस्त ने भी मशवरा दिया था बहुत अच्छा, और भाई ने भी, कि अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिले तो शादी कर लेना, कोई गलत काम मत करना। भोपाल में हमारे यहाँ ये रिवाज है, रहा है। हमने कभी आपको कोई भोपाली नहीं मिलेगा जिसने हराम किया हो। हमने इसीलिए शादी कर ली कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई हराम ना करें। अपनी होने वाली बीवी में अच्छा क्या लगा था? बहुत नरम मिजाज और बहुत समझदार। पहली ही नज़र में इश्क हुआ था? नहीं, हम मिले एक दो मरतबा। मुझे उनकी तबीयत पसंद आई, उन्हें मेरी तबीयत पसंद आई। मैंने उनको ऑफ़र किया मंगनी का। उनको जी मैं वालिदैन से पूछ लूँ। वालिदैन से पूछा, ठीक है। मंगनी के लिए हम बर्लिन में थे उस वक्त, और फिर शादी हमारी हालैंड में हुई, एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में। और कुदरतुल्लाह साहब मेरे गवाह थे, और निकाह जमीलुद्दीन हसन साहब ने पढ़ाया था। अभी भी इन हालात में जिस तरह बेगम ने साथ दिया है, शायद ही कोई पाकिस्तानी औरत साथ दे सकती। खाने कौन से पसंद है? बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, पराठे पसंद करते हैं, शामी कबाब, कौरमा, अरवी का गोश्त, पका भी लेते हैं? भिंडी। खाना बड़े आला देख पकाता हूँ। जब मैंने पीएचडी की थीसिस डिफेंड करा था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे हालैंड के, वो बेल्जियम आए, बहुत मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत के प्रोफेसर थे। तो मैंने खाना पकाया था उनके लिए। तो उन्होंने जब खाना खा के तो मेरी बेगम से कहा कि इसने तो अपने 7-8 साल ऐसे ही ज़ाय कर दिए, अब नौकरी करता फिरेगा। ये इतना अच्छा खाना पकाता, अगर एक रेस्टोरेंट खोल लेता तो अब तक ये करोड़पति हो जाता। तवील नज़रबंदी काटी, आपके रोज़ाना मामूलात क्या होते हैं? फजर की नमाज़ पढ़ी, बिल्लियों को खाना दिया, अपने स्टाफ के लिए चाय बनाई। स्टाफ के लिए चाय खुद बनाते हैं? हमेशा खुद बनाता हूँ उनके लिए। इनके लिए चाय बनाई, इनके लिए जलेबी टेबल पर रखी। अच्छा, उसके बाद मैंने बेगम उठ गई, उनके साथ नाश्ता किया, बिल्लियों को खाना दिया, उनके साथ नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी वॉकिंग की बाहर। उसके बाद आकर बैठा, तिलावत की। तिलावत में ज़रूर करता हूँ रोज़ 1 घंटा। अखबार पे नज़र डाली। उसके बाद नर्स आ गई, डॉक्टर आ गए, उन्होंने देखा कि अभी ज़िंदा है, हयात है, इसका दिल धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा। अच्छा, उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट आ गए, उन्होंने एक्सरसाइजेस कराई। तो 12 बज जाते हैं। अच्छा, 12 बज गए। उसके बाद 5-10 मिनट बैठे, टीवी देखा, लंच किया बेगम के साथ, ज़ोहर पढ़ी, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उठे,
उसके बाद बेगम के लिए सबसे पहला काम, बेगम के लिए अगर सर्दी का सीज़न है तो उनके लिए गरम शोको बनाई, चॉकलेट। और अगर सर्दी के सीजन, गर्मी के सीजन जैसे आजकल, तो उनके लिए लस्सी बनाई और उसके अंदर आम का रस मिलाया और उनको गिलास जाके दिया। वो इतने में उठ के आ गई तो उनको लस्सी दी और उसके बाद अपने लिए काफ़ी बनाई, बैठ गए। दोनों बेटियां कहाँ मुकीम है? छोटी बेटी तो हमारे घर के पास ही रहती है बिल्कुल। उसकी 3 बच्चियाँ माशाल्लाह, और बड़ी बेटी जो दुबई होती है, उसकी जो बेटी है नवासी, वो हमारे साथ ही रहती है। तो यही तो सबसे बड़ी बदमाशी थी कि जिन लोगों के साथ हमने इतना एहसान किया कि हमारी बच्ची जो हमसे 200 गज दूर रहती है, उसको 4-4 महीने हमसे नहीं मिलने दिया वो नवासियों को। और हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको नहीं मिलने दिया, आने नहीं दिया 3-3, 4-4 महीने। और बहन भाइयों को नहीं मिलने देते थे 2-2 महीने, 3-3 महीने। और आप अभी भी देख लें कि कोर्ट के आर्डर के बावजूद किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। 2 बार निशाने इम्तियाज़ मिला, 1 बार हलाले इम्तियाज़। क्या ये निशान अभी तक आपके पास हैं या ये भी वापस ले लिए गए? नहीं, ये तो मेरे पास है। तो इनका भी तो कुछ फ़कार है। ये तो कोई ले नहीं सकता, ये तो जब तक कि मैं खुद वापस ना करूं। और ये मैं इन चोरों के हाथों से थोड़ी लिया, मैंने अपनी मेहनत के बल पे लिया है। जो मैंने इस मुल्क को दिया उसकी रिकग्निशन में बेनज़ीर साहिबा ने दिया और नवाज शरीफ साहब ने दिया। धमाकों के बाद एक निशान देखे जुल्फ़कार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ, सदर आसफ जरदारी, तो आपको कौन सबसे अच्छा लगा? गुलाम शाह साहब से बढ़ के कोई मुहिब वतन और सिंसियर आदमी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के लिए। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में सबसे खुशी का लम्हा और गमज़दा लम्हा कौन सा था? जब मिसाइल फायर की 6 अप्रैल 98 को गौरी सक्सेसफुल रही, बेहद खुशी हुई। जब 28 मई को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, बेहद खुशी हुई कि भाई हमने जो मेहनत की थी इतने बरसों वो कारामद रही। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बन गया। गमज़दा लम्हा कौन सा? कम ज़्यादा तो बस यही है जो हमारे साथ सलूक किया, इससे बढ़ के और क्या होगा, इससे बढ़ के और कोई गमज़दा नहीं था। यानी गद्दार, जो ख़ुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानियों को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। आम तौर पर साइंसदानों के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वो बहुत 2 + 2 4 की बातें करते हैं। आपका कोई अदबी या शेरी ज़ौक़ है? साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह ये तो हमारा वो जो कहते हैं ना साइड मशगला है, ये तो हॉबी के तौर पर कर लिया। असली तो हमारी जो तालीम है, जो बैकग्राउंड है, तो वो अदब की है। पसंदीदा शायर कौन? पसंदीदा शायर तो बहुत सारे हैं। आप शुरू कीजिए, गालिब थे और मोमिन थे और मुसफ़ी थे और क्या नाम है अपने जिगर थे और जोश थे और अल्लामा इकबाल और मजाज और फराज और फैज़, सभी सब आला पाए के शायर, सब अदम। देखिए हर शायर का कुछ ना कुछ कलाम इतना आला होता है कि वो गैर मशहूर शायरी हो, 1-2 गज़लें ऐसी मिलेंगी कि आप तड़प जाते हैं। अपने ये थे क्या नाम था, अख्तर शीरानी, उनका कलाम देख लीजिए, रोमानवी कलाम। रोमानी कलाम बहुत ही प्यारा। 11 मसाजिद, शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार और बहुत सारे हेल्थ और कम्युनिटी मराकज़। फलाही कामों के पीछे जज्बा क्या था? देखिए हमारा जो माहौल है घरेलू, वो हमेशा से यही रहा है कि दूसरों की मदद करो। वालिद हमारे हेड मास्टर थे, बचपन से आँख खोली तो देखा कि बच्चों को पढ़ाते थे महल्ले के सब। वालिदा थी इसी तरह गरीबों की मदद करती थी, बच्चियों को कलाम मजीद पढ़ाती थी, उनको कपड़े देती थी, जोड़े देती थी, पैसे देती थी। तो ये जज्बा हमारे यहाँ शुरू से है। फलाही जज्बा ख़ानदान से आया? ख़ानदान से। और इसी तरह बेगम का और मेरा दोनों का हमारा ये कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम अपने मुंह का निवाला दे देते हैं निकाल के। तो जहाँ भी हमने देखा कि ज़रूरत है, मतलब ये शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार, जो शख्स बानी हो मुसलमान रियासत का हिंदुस्तान में बुनियाद डालने वाला, उसके शान एक मज़ार होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों बनाया, मैंने कहा इसलिए बनाया, हमने भोपाल जाके कि आपका हीरो रंजीत सिंह है और हमारा हीरो शहाबुद्दीन गौरी है। डॉक्टर साहब, एटम बम से बहुत तबाही होती है। डायनामाइट बनाने वाले नोबल ने
नोबेल प्राइज़ शुरू की है। आपको भी कभी ऐसा ख्याल आता है? हर चीज़, छुरी हो तलवार हो, कुछ हर एक जो है उसके दो इस्तेमाल हैं। आप छुरी से भी कत्ल कर देते हैं, तलवार से भी कत्ल कर देते हैं। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाक़या पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। तो इस नज़रिए से मैं आया था। देखिए, मैंने हिंदुओं को देखा था हिंदुस्तान में, उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ था। क्या हिंदुओं से बहुत नफरत थी आपको? नफ़रत नहीं, मैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ हूँ कि उनको जब भी मिलेगा वो आप पे ज़रबकारी लगाएंगे। वो पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोचेंगे, जब पाकिस्तान बनता जब भी नहीं सोचा था। और ये तो इसलिए मैं यहाँ आया। और बम का फ़ायदा आप ये देखिए कि 71 के बाद आज तक कोई वार हुई, आपका कोई आदमी जंग में मरा सिवाय इसके कि जो कारगिल में मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तक कोई जंग नहीं हुई। वरना अब तक आपके टुकड़े उड़ जाते मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें।